हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना अगेन। जैसे मैंने आपको बोला, हम अब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है क्वेश्चन 1 2 3 की, तो ऊपर अभी आई बटन में एक फोल्डर आ रहा होगा। मैंने वहाँ पे सारी MSU 004 की वीडियोस डाल दी है और अपकमिंग भी जितने क्वेश्चन बनते जाएंगे सारी वीडियो उस फोल्डर में आपको एक जगह मिल जाएगी। और अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है फॉर एग्जाम, तो वो वीडियो मिस करे बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। आपने अगर वो वीडियो देखी है तो ही एग्ज़ाम देने जाना, क्योंकि उस वो वीडियो देखने के बाद आपके इतने सारे बेनिफिट्स होंगे, आपको इतनी डायमेंशंस एग्ज़ाम के बारे में पता चलेंगी कि आपने सोचा नहीं होगा। सो डू वॉच दैट वीडियो। उसके बाद आप देखना कितना ज़्यादा आपके अंदर फ़र्क आ जाएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे। आपकी जितनी भी नर्वसनेस है, जितने भी क्वेश्चन है, उस सारी वीडियोज़ में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगी कि आप अगर 50 स्कोर करने वाले हैं तो आप 80 भी स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। ना स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 4, हमें बात करनी है मेजर अप्रोचेस की, जिसके थ्रू हम इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं जिसके थ्रू हम इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, राइट। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया अपने आप में एक बहुत डाइवर्स लैंड है। बहुत उसके अंदर डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशन है, हिस्टोरिकल इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की नीड पड़ जाती है। जब हम सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी मेथड्स आए हैं इंडियन सोसाइटी और कल्चर को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। अब ये सारे जो अप्रोचेज आई हैं, उनको हम एक सोशल लेंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लेंस से इंडियन सोसाइटी को जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आ जाता हमारा इंडोलॉजिकल और टेक्सुअल अप्रोच, जहाँ पे फोकस था इंडियन सोसाइटी का एक एंशियंट, जो हमारे पहले के जो पुराण वगैरह जो लिखे हुए थे उसके थ्रू सोसाइटी को समझने की कोशिश की गई थी। वहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन कैसे एक डिफरेंट तरीके से बसा था उसके बारे में बात हुई थी। कैसे हिस्ट्री, जो जितने भी स्पिरिचुअल फाउंडेशंस है इंडियन सोसाइटी का जो बसना है, वो कैसे इतिहास ने क्या बोला हुआ है उसके बारे में बात हुई थी। तो एक हमारी इंडोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है, जो हमारे पुराण, गीता, इतिहास के बारे में बात करती हैं। इसके की फीचर्स देख लेते हैं हम। हमने इसमें इंडोलॉजिकल लेंस के थ्रू या इंडोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू हमने वेदा, उपनिषद, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, इन सब जो ये इतने बड़े बड़े जो टेक्स्ट हैं, इनके थ्रू अपनी इंडियन सोसाइटी को, अपने सोशल कल्चर को, कल्चरल वैल्यूज़ को समझने की कोशिश की है। तो जब हम इंडियन सोसाइटी की व्यूज़ की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे इंडियन सोसाइटी रिलीजन और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस में बसी हुई है। कास्ट और धर्म हमेशा से, शुरू से ही, भगवान के टाइम पे भी कास्ट और धर्म एग्जिस्ट किए हैं और उस बेसिस पे हमारी इंडियन सोसाइटी का एक जन्म हुआ है। डिफरेंट कास्ट का, डिफरेंट धर्म का, उन बेसिस पे भगवान के टाइम से ही जन्म हुआ है। कंट्रीब्यूशन, जीएस घुरे ने बहुत एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जीएस घुरे, जिन्होंने स्टडी ऑफ कास्ट, ट्राइब और फैमिली की थी इन हिज कास्ट एंड रेस इन इंडिया बुक, राइट, जिसमें उन्होंने कास्ट, ट्राइब और फैमिली का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया था इंडिया का। उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि कैसे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो जो ये हमने बात की ना ऊपर, वेदा, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये जो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ये कैसे इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन को शेप करते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये जीएस घुरे ने अपनी बुक में कास्ट एंड रेस इन इंडिया में बात की है। तो आप जब भी जीएस घुरे का नाम ले और उनके काम का नाम ले, तो उनकी बुक को भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पे तो जैसे मैंने आप बोल्ड कर दिया तो आपको दिख रहा है, राइट, वो एकदम से विजिबल है। बट एग्जाम में अगर आप अंडरलाइन कर दोगे तो वो एग्जामिनर को भी एकदम से विजिबल हो जाएगा, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, यस, यू हैव इंफॉर्मेशन, यू हैव नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक।
अब इसका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। ये क्रिटिसाइज क्या है कि जो हमारे जो ब्राह्मण ने जो टेक्स्ट लिखे गए थे, जो हमारे शास्त्र थे, वहाँ पे जो फोकस हुआ था वो सिर्फ अपर सोसाइटी या अपर इंडियन लोगों का, इलीट लोगों का उसमें मेंशन था, और जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, चाहे तो वो दलित हो, अनटचेबल्स हो, वुमेन हो, उनके बारे में मेंशन नहीं किया गया था, उनके रोल के बारे में मेंशन नहीं हुआ था। तो ये क्रिटिसिज्म देखने को हमें मिलता है। सेकंड आ जाता हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है, ये कैसे देखते हैं इंडियन सोसाइटी को, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को रिलेट करके ये अप्रोच इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट फंक्शन देख रही है हमारे इंडियन सोसाइटी के, जो स्टेबिलिटी लेके आते हैं और इंडियन सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है, वो इन अप्रोचेस, इन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से वर्क करती है। अब उसके फीचर्स हम देख लेते हैं। ये फोकस कर रहे हैं कास्ट, फैमिली, किनशिप, रिलीजन और विलेज कम्युनिटी के ऊपर। विलेज और ये रिलीजन, किनशिप, फैमिली, कास्ट, ये कैसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सोशल स्ट्रक्चर के, जिनके बेसिस पे इंडियन सोसाइटी बसी हुई है। तो ये कौन कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, जो इस विचारधारा के सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है। वो बताते कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। ये इन्होंने इन सिस्टम्स को, कास्ट, फैमिली, किनशिप, रिलीजन एंड विलेज कम्युनिटी को एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, मतलब कि एक पॉजिटिव तरीके से देखा है। तो इनमें किसका कंट्रीब्यूशन, एक तो एम एन श्रीनिवास का, उन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर बात की थी, और वो एक साउथ के विलेज में गए थे, वहाँ पे उन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर स्टडी की थी। उन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट निकाला था, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे जितनी भी लोअर कास्ट हैं, वो जो अपर कास्ट की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको कॉपी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपर कास्ट के अंदर होता है कि जनेऊ पहनना, तो लोअर कास्ट क्या करेगी, जनेऊ पहन लेगी, या उनके अंदर और भी जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको कॉपी वो करने लग जाते हैं लोअर कास्ट वाले। और उनका ये मानना है कि अगर हम उनको कॉपी करेंगे तो एक ना एक दिन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है या हम हैं, आफ्टर सम टाइम हम भी अपर कास्ट में शामिल हो जाएंगे। तो एम एन श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट को संस्कृताइजेशन का नाम दिया था। उन्होंने उनका जो बुक का नाम था, जो उनके काम का नाम था, वो था द रिमेम्बर्ड विलेज। और मे बी आप लोगों को पता है उन्होंने अपने बुक का नाम द रिमेम्बर्ड विलेज क्यों रखा, क्योंकि जब वो उस विलेज में थे, राइट, तब उन जिस वो रूम में थे, जो उनका घर था, वहाँ पे आग लग गई थी। तो जितने भी उन्होंने फर्स्ट हैंड रिसर्च की थी, जितने भी उन्होंने उस गांव में जाके अपनी स्टडी की थी, वो उनका सारा काम जल गया। तो उनका काम जल गया, तो जितना भी उनको याद थी, जितनी भी चीज़ें, उनके ऊपर उन्होंने अपना काम लिखा था, अपनी बुक लिखी थी द रिमेम्बर्ड विलेज। रिमेम्बर्ड क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी थिंकिंग से जो जो घटनाएं घटी थी उनसे, उनको याद करके, रिकॉल करके अपना काम कंप्लीट किया था, अपनी रिसर्च कंप्लीट की थी। और एम एन श्रीनिवास का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोशोलॉजी में, इंडियन कास्ट सिस्टम को स्टडी करने में। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जितने ये जो कास्ट, क्लास, किनशिप और जो विलेजेस का सेटअप है, इसके बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव ही बोला गया है इस अप्रोच में। और जो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट इन सब चीज़ों की वजह से आ रहे हैं, जो हायरार्की आ रही है, लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हायरार्की में ऊपर हैं वो मार्जिनलाइज लोगों को नीचे दबा रहे हैं कास्ट सिस्टम के विद इन। इसके बारे में, इस अप्रोच के, इस थिंकिंग के, इस विचारधारा के लोगों ने बात नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव नोशन या पॉजिटिव साइड बताई है। अब हमारी थर्ड अप्रोच आ जाती है मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच ने किसके ऊपर फोकस किया, इकोनॉमिक और मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट थिंकिंग के सोशोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बात किया, इसके ऊपर फोकस किया, जहाँ पे उन्होंने क्लास स्ट्रगल, एक्सप्लॉयटेशन और सोशल चेंज के ऊपर फोकस किया है। अब इसके फीचर्स हैं, इन्होंने इंडियन सोसाइटी को एक इस तरीके की साइड देखा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले डिफरेंट क्लासेस के बीच में, चाहे तो लैंडलॉर्ड और पीजेंट हो या कैपिटलिस्ट और वर्कर्स हो, जो कि विद इन इंडियन सोसाइटी, जब मतलब कि लैंडलॉर्ड और पीजेंट कैसे, जो
अर्लियर जो सोसाइटीज़ थी, जब सोशोलॉजिस्ट ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा, तो उन्होंने देखा कैसे जो लैंड होल्डर्स थे, जो लैंड ओन कर रहे थे, वो कैसे लेबर को या पीजेंट्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैसे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले सोशोलॉजिस्ट ने देखा, एनालाइज किया इंडियन सोसाइटी में। इसमें कंट्रीब्यूशन कौन करते हैं? डीपी मुखर्जी एंड ए आर देसाई, नोटेबल मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट है इंडिया में। ए आर देसाई का कौन सा काम है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जहाँ पे उन्होंने कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात की है और कैसे ये जो पॉलिसीज़ हैं इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की इंडिया में। वहीं पे GAIL गेल ओमवेट ने एक अनदर स्कॉलर जहाँ पे उन्होंने फिर से मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज़ किया और उन्होंने पीसेंट मूवमेंट और दलित स्ट्रगल्स के बारे में बात की है। यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच का। तो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि जितने भी सोशल फिनोमेना हुए हैं इंडियन सोसाइटी में, वहाँ पे मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट ने या मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट ने उसको सिर्फ इकोनॉमिक, सिर्फ पैसे में तोल के रख दिया और उन्होंने कल्चर और आइडियोलॉजी, क्या लोगों की थिंकिंग है, क्या कल्चर है सोसाइटी का, उस चीज़ को निगलेक्ट या इग्नोर कर दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि जो मार्क्सिस्ट हैं, जो मार्क्सिस्ट विचारधारा के जो भी थ्योरिस्ट है, सोशोलॉजिस्ट हैं, वो सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन से इंडियन सोसाइटी को माप तोल रहे हैं, राइट। तो ये क्रिटिक्स बोल रहे हैं ना। हमारा फोर्थ अप्रोच आ जाती है सब ऑल्टर्न अप्रोच। तो सब ऑल्टर्न अप्रोच के अंदर जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं वो इंडियन सोसाइटी को एक मार्जिनलाइज्ड और ओप्रेस्ड ग्रुप के थ्रू देख रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने दलित, ट्राइबल, वुमेन एंड पीजेंट्स के थ्रू इंडियन सोसाइटी को देखा है। अब इसके की फीचर्स क्या है? एक तो जितने भी चैलेंजेस आ रहे डोमिनेंट नैरेटिव में इंडियन हिस्ट्री और सोशोलॉजी में, वो हमेशा एलीट पर्सपेक्टिव के थ्रू देखे गए हैं। वहीं पे जो जो भी सब ऑल्टर्न ग्रुप्स हैं, जो भी मतलब कि दलित्स हैं, ट्राइबल है, वुमेन है, पीसेंट है, उनके थ्रू कभी भी इंडियन सोसाइटी को नहीं देखा गया, जो कि सब ऑल्टर्न अप्रोच देख रही है। अब इनके कंट्रीब्यूशन में आ जाते हैं हमारे बी आर अम्बेडकर जी, जो कि एक की फिगर हैं जिन्होंने दलित के बारे में बात किया, उनके राइट्स के बारे में बात किया और उनका वर्क था द एनहिलेशन ऑफ का। ये मेरी, देखो, ये मैं चाहती हूँ कि आप सब एज इंडियंस या फिर जो आप सोसाइटी में रह रहे हो, आप लोगों को बी आर अम्बेडकर जी का ये वर्क तो ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको एक डिस्कशन, एक डायलॉग देखने को मिलेगा महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। तो आप इंडियन सोसाइटी को क्यों इंडियन सोसाइटी को और अच्छे से समझ पाओगे। तो बी आर अम्बेडकर जी ने दलित्स के बारे में बात की थी और उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक नेगेटिव लाइट में देखा था। उन्होंने बोला था कि कास्ट सिस्टम जो है वो इतने ज़्यादा डिफरेंसेस ले आता है। वहीं पे सबऑल्टर्न स्टडीज़ में रणजीत गुहा का भी बहुत अच्छा काम है, जहाँ पर उन्होंने सबऑल्टर्न ग्रुप्स के ऊपर फोकस किया और उन्होंने कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल जो डोमिनेशन थी उसके बारे में बात की है। अब क्रिटिसिज्म आ जाता है, ये बोल रहे हैं कि जो ये बेसिकली जो सब ऑल्टर्न अप्रोच वाले में जो जितने भी सोशोलॉजिस्ट है, थ्योरिस्ट हैं, उनका जो मेन अप्रोच है वो है रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। कि वो और भी और जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, जो डिफरेंट कास्ट है, जो डिफरेंट क्लास के लोग हैं, उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनको बल्कि सोसाइटी में देख ही नहीं रहे हैं और वो सिर्फ सब ऑल्टर्न एक्सपेक्ट को देख रहे हैं, जो कि बहुत एक डिफरेंट अप्रोच ले आता है, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस ले आता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू और एक्सपीरियंसेस जो कि और डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट फोकस कर रहे हैं। फिफ्थ आ जाता हमारा सिविलाइजेशनल अप्रोच। तो सिविलाइजेशनल अप्रोच में सोशोलॉजिस्ट इंडियन सोसाइटी को एक ब्रॉडर सिविलाइजेशनल कंटिन्यूम की तरह देख रहे हैं, जहाँ पे वो हिस्टोरिकल डेप्थ, कल्चरल डाइवर्सिटी और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इस अप्रोच के की फीचर्स क्या है? ये इंडिया को एक लॉन्ग हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी की तरह देखता है, जहाँ पे मल्टीपल रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन फॉलो हो रहे हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये वेरियस इन्फ्लुएंसेस देखते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो या फिर वेस्टर्न मॉडर्निटी हो। तो इसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इनके बोस का, जिन्होंने ऐसी अप्रोच यूज़ की जहाँ पे उन्होंने कल्चरल इंटीग्रेशन को ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर स्टडी करने की कोशिश की, जो कि एक ब्रॉडर इंडियन सिविलाइजेशन है। वहीं पे राधा कमल मुखर्जी का भी काम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जिन्होंने इकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स देखे इंडियन सोसाइटी के इन द सिविलाइजेशनल स्टडीज़। अब इसका क्रिटिसिज्म आ गया कि
ये जो क्रिटिसाइज इन्होंने किया है वो इस बात पे किया है कि जितने भी रीसेंट जो सोशल इश्यूज और इनक्वालिटीज हैं उनको एक बहुत मतलब कि नैरो कॉन्सेप्ट में देखा गया है, रैदर देन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट अपने आप में होते हुए। सिक्स अप्रोच आ जाती है हमारी फेमिनिस्ट अप्रोच। तो फेमिनिस्ट अप्रोच में सोशियोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं, वो इंडिया को जेंडर के लेंस के थ्रू देख रहे हैं, वो वुमेन के एक्सपीरियंसेस और जेंडर माइनॉरिटीज की जो जितने भी स्ट्रगल है उनके थ्रू इंडियन सोसाइटी को देख रहे हैं। तो इसमें की फीचर्स क्या आ जाते हैं, एक तो ये चैलेंज करती है पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को, जहाँ पे जो मेन का जो जितना भी फोर्स है, जो मेन का जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर रहे हैं, और वो जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन का जितना भी रोल है, इंटरसेक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस, रिप्रेजेंटेशन और लेबर जैसे इशू को फोकस करते हैं या इश्यूज पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाता है लीले दुबे, उमा चक्रवर्ती और निवेदिता मेनन का, जिन्होंने डिफरेंट इशू, वुमेन का जो रोल है फैमिली में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, उनके ऊपर बात की और उनका वर्क उनके ऊपर बेस्ड है। तो लीला दुबे का जो वर्क है वो किनशिप और जेंडर को हाईलाइट करता है कि कैसे जो पेट्रियार्कल रूल्स हैं, नोशंस है, वो कैसे फैमिली स्ट्रक्चर को शेप करते हैं इंडिया के अंदर। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या आ जाता है कि कई बारी क्या होता है, अर्बन और मिडिल क्लास वुमेन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और रूरल और लोअर कास्ट वुमेन को निगलेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच में जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, थ्योरिस्ट हैं, वो वुमेन के तो एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अर्बन और मिडिल क्लास वुमेन के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, वो रूरल और लोअर क्लास वुमेन की जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्रिटिक्स का कहना था। अब हमारी सेवेंथ अप्रोच आ जाती है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। पोस्ट मॉडर्न अप्रोच में क्या है, उन्होंने क्रिटिक किया है आइडिया सिंगल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और उन्होंने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट नरेटिव्स के बारे में बात की है। इस अप्रोच के फीचर्स क्या है, ये एक तो ग्रैंड नरेटिव को रिजेक्ट करती है और वो डाइवर्सिटी और डिफरेंट जो फ्रेगमेंटेशन है, मतलब कि जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए सोशल लाइफ के ऊपर, उसके ऊपर पोस्ट मॉडर्न अप्रोच फोकस करती है, जहाँ पे वो रोल ऑफ लैंग्वेज, डिस्कोर्स और पावर की बात कर रही है, जो कि शेप कर रहे हैं सोशल रियलिटीज के इन इंडियन सोसाइटी। अब इनमें कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा आशीष नैंडी का और पार्थ चैटर्जी का, जिन्होंने कि पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया, जहाँ पे उन्होंने कॉलोनियल मॉडर्निटी को क्रिटिक किया और डिफरेंट वेज निकालने की कोशिश की है, जिसके थ्रू वो इंडियन सोसाइटी को सी कर सके और शो कर सके टू डिफरेंट वर्ल्ड ऑल्सो। अब जो नैंडी का वर्क था वो था साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनियलिज्म पे, जहाँ पे उन्होंने कॉलोनियलिज्म ने कैसे इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन सोसाइटी को शो किया है, कल्चरल प्रैक्टिसेस को कैसे शेप किया है, उसके बारे में नैंडी का वर्क था। इनका क्रिटिसिज्म आ जाता, अगेन जो इनको क्रिटिक कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो क्रिटिक है वो जो लीड कर रहे हैं रिलेटिविज्म पे और अंडरमाइन कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिव एक्शन फॉर सोशल चेंज। मतलब कि जो आज के टाइम पे जो रिलेटेड थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, रैदर देन जो कलेक्टिव एक्शन जो लोगों ने फेस किया उसके ऊपर थ्योरी बेस्ड नहीं है। तो ऐसा ये क्रिटिक्स का कहना है। नाउ हमारे लास्ट पैराग्राफ रहेगा आंसर का कंक्लूजन। तो जब हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की, तो हम देख रहे हैं कि जो इंडियन कल्चर और सोसाइटी है वो डिफरेंट, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए होती है कि इंडियन हिस्ट्री को, उसकी कल्चर को और इन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जितनी भी हमने अभी अप्रोचेस की बात की है वो डिफरेंट इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी के लिए। कोई भी मतलब कि अगर हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो हमें उन दोनों पर्सपेक्टिव के थ्रू एक डिफरेंट एंगल देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी का। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, जहाँ पे हमें ये पर्सपेक्टिव यूज़ करके हम जितने भी चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी सोशल लाइफ में, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू दीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 4 का। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी एग्जाम अच्छे हों। एंड आई विल सी यू विथ क्वेश्चन 5 ऑफ MSO 004 वेरी वेरी सून। टिल देन स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।